बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर है और दिन है बुध का। कर्नाटक अदालत के अंदर जो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने किया, ये वो ज़रूरत थी जो कि किसी वकील को करनी चाहिए थी। मसला यह है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनको प्यार की ज़बान, इज़्ज़त की ज़बान समझ नहीं आती। उनको आप प्यार से बात करते हैं, वो पढ़ जाते हैं और उनको उनकी ज़बान में जवाब दिया जाए तो फिर वो पीछे टेक लगा के बैठ जाते हैं और फिर वो आराम से सुनते हैं। एक असल में काज़ी साहब की ना फ्रीक्वेंसी जिस तरह होती है ना, मैच होती है, तो काज़ी साहब की फ्रीक्वेंसी उसी वक्त की मैच होती है जब उन्हीं के लबो लहजे में उनको जवाब दिया जाए। तो जो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने दिया, ज़बरदस्त शख्सियत, शानदार शख्सियत, उस पर बाद में आएंगे कि उन्होंने जो काम किया। आज ये भी मैं कह दूं कि लास्ट व्लॉग में मैंने बहुत सख्त तनकीद की थी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पर। मैं अपनी उस तनकीद पर कायम हूँ, लेकिन ये आज दाद देनी पड़ेगी कि आज उन्होंने दलाइल की जो मार दी है काज़ी साहब को, वो उस मयार पे तो पूरी नहीं उतरती जिसकी ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त आज काम किया है। आज उनको क्रेडिट देना होगा, आज उनको जो है वो अप्रिशिएट करना होगा। और लेकिन आज तो ये कुदरती तौर पे हुआ ना मुस्तफ़ीन काज़मी साहब की वजह से कि उन्होंने आके अटैक किया और उन्होंने आके काज़ी साहब को काज़ी साहब की ज़बान में जवाब दिया और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कानून की मार दी। ये दुरुस्त हिकमत अमली है। अगर कल भी यही हिकमत अमली तहरीक इंसाफ रखे और वो ये है कि आएँ और एक वकील अटैक करे और काज़ी साहब को काज़ी साहब की ज़बान में जवाब दे, ताकि उसके बाद ना काज़ी साहब को एक बार शुरू में आके आप काज़ी साहब की ज़बान में जवाब दे दें तो फिर 1.5-2 घंटे बड़े सुकून से गुजर जाते हैं। फिर काज़ी साहब 1.5-2 घंटे आराम से सुनते हैं। लेकिन अगर आप प्यार और मोहब्बत से बात करें, आप एहतराम के दायरे में बात करें, फिर काज़ी साहब को वो ज़बान समझ नहीं आती। अच्छा, प्यार, एहतराम, मोहब्बत, सुकून से सिर्फ वो उसी की बात सुनते हैं जो पीटीआई के ख़िलाफ़ वकील पेश हो रहा हो, जो शरीफ ख़ानदान की तरफ से पेश हो रहा हो, जो इस निज़ाम के हक़ में पेश हो रहा हो, उसकी वो बात बड़े प्यार से सुनते हैं। खैर, बड़ी खबर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि दोबारा वो जैसे घर में एक होता है ना, एक बच्चा वो रुस के बैठ जाता है, नाराज़ होकर बैठ जाता है, तो वो 8 फरवरी के बाद ना हर दूसरे महीने रुस के बैठ जाते हैं इदारों से। और वो ना अभी उन्होंने जो नई वारदात डाली वो ये डाली कि जब एक प्लान था कि आइनी तरमीम आ रही है और आइनी तरमीम पेश की जाएगी, तो मियाँ साहब ने एक ख़बर लीक कर दी और कहा जी मैं तो जा रहा हूँ यूएस, मैं तो जा रहा हूँ यूके और मैंने ज़रूर जाना है। तो मियाँ साहब की सुनने वालों ने बात सुन ली और एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। और फिर मियाँ साहब ने क्या किया कि मियाँ साहब ने टिकट भी बुक करवा लिया। उन्होंने कहा अच्छा अब हम आपको बताते हैं। फिर मियाँ साहब को बहुत मतलब कोई बड़े लेवल से नहीं, मतलब जहाँ से मियाँ साहब मैनेज हो जाते हैं जहाँ से, वहाँ से फिर मियाँ साहब से रब्ता किया गया और मियाँ साहब की सरजनिश की गई है, ठुकाई की गई है। और क्योंकि मियाँ साहब का भी काजी साहब की तरह मसला है कि उनको भी प्यार की ज़बान समझ नहीं आती, उनको भी उनकी एक फ्रिक्वेंसी है जिस पे जाके उनको मतलब कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो फिर जिस ज़बान में मियाँ साहब को समझ आनी थी उस ज़बान में मियाँ साहब को पैगाम दे दिया गया। और क्योंकि मियाँ साहब का मसला ये है कि मियाँ साहब ना 8 फरवरी के बाद से कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है। और मियाँ साहब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मियाँ साहब की एक करीबी शख्सियत जो उनके रिश्तेदार भी हैं, उनकी एक ऑडियो पहुँची थी और उस वक्त तो इदारे बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि अगर नून लीग ने भी इनकार कर दिया कि हमने हुकूमत नहीं बनानी तो फिर क्या होगा। तो उस वक्त तो वो इग्नोर कर दी गई थी और इग्नोर इसलिए कर दी गई थी कि उस वक्त ऑप्शन कोई और नहीं था शरीफ ख़ानदान के अलावा। तो इसलिए फिर क्या किया गया कि उस वक्त इग्नोर किया गया। लेकिन वो बात है, लिखी हुई है कि मियाँ साहब के करीबी अजीज़ ने जो कहा था, एक अहम शख्सियत का नाम लेके, कि मियाँ साहब कहते हैं कि मेरी पीठ में 2 लोगों ने छुरा घोंपा है। एक उस शख्सियत का नाम लिया मियाँ साहब ने और एक मियाँ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ का कहा कि इन दोनों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन मसला यह है कि पीठ में छुरा तो घोंपा, लेकिन मियाँ साहब सर तपा, क्योंकि करप्शन और लूट मार में डूबे हुए हैं, केसेस में डूबे हुए हैं, तो मियाँ साहब के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मियाँ साहब की जो मुलाकातें होती रहीं, उनकी इतनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ कहीं और भी हैं। देखें, ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान ने जिनसे सीखा है ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, तो उनको शरीफ ख़ानदान बीट तो नहीं कर सकता ना। मियाँ साहब जहाँ जहाँ मियाँ साहब, उनकी बेटी, उनका भाई मुलाकातों के लिए जाते रहे या मुलाकातों के लिए उनको बुलाया जाता रहा, वो तमाम चीज़ें, मतलब कुछ तो ऐसी जगहों पे भी शरीफ ख़ानदान के लोगों की मुलाकातें हुई जो पूरा कमरा बग्ड था। यानी ऐसी वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी कि पूरा वो जो एक होता नहीं है, जो एक यानी पूरा आप कहें कि वाइड एंगल में जो है वो वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं और रिक्वेस्ट का अंदाज़ मौजूद है और पाँव में पड़ने के मनाजिर, मतलब जो बातचीत में पाँव में पड़े हुए हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से बचाएं और इमरान खान हमें जेलों में डाल देगा, और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए मियाँ साहब के पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि नाराज़ होकर बैठ जाएं। देखें, एक होता है कि आप किसी से नाराज़ हो जाए, शिकवा करें, एक होता है आप उसके साथ लड़ पड़ें। मियाँ साहब की अब वो सियासी औकात नहीं है कि मियाँ साहब लड़ पड़ें या अटैक करें। और मियाँ साहब आप जो है वो यही नाराज़ होकर बैठ सकते हैं और इस तरह की छोटी छोटी अपनी दिल की तसल्ली के लिए चालाकियाँ कर सकते हैं
कि जनाब मैं जा रहा हूँ यूके, मैं जा रहा हूँ यूएस, मैंने लाजमी जाना है। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं। अब जनाब मियाँ साहब को सख्त पैगाम दिया गया और उसके बाद यह है कि मियाँ साहब अब जो है वो नून लीग ने ख़ुद ये ख़बर ज़राए से अपने एक हामी चैनल को दी है कि मियाँ साहब नहीं जा रहे, ताकि ज़रा गुस्सा ठंडा हो, ये ना हो कोई मियाँ साहब को केस ही ना खुलवा दिया जाए। कि इस वक्त आपको पता है ना कि इस वक्त आइनी तरमीम के मामले पे बहुत सख्त काम हो रहा है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आजकल नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पहले भी एक बार एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक बयान दे दिया था और आपको याद होगा उस बयान के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाप आसिफ अली ज़रदारी को माफ़ी का पैगाम और ख़बर जारी करनी पड़ी थी। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी पीपल्स पार्टी के लिए कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये लेटे हुए हैं, ये इस वक्त नौकर की नखरा की बिल्कुल इनकी कोई सियासी हैसियत और औकात नहीं रह गई। लेकिन बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि बेटा बयान देता है, बाप माफ़ी मांगता है, तो लेकिन ये महसूस उनको ना जिनके अंदर कोई शर्म और हया हो। इस वक्त तो इनको पता है कि ये कैसे इक़्तिदार में आए हैं, कैसे ये बच सकते हैं। इनके जो करप्शन केसेस हैं, लूट मार के केसेस हैं, ज़रदारी तो नवाज शरीफ से पहले अंदर जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ज़रदारी की कि किसके अकाउंट में पैसे गए, उसके अकाउंट से कहाँ गए और अल्टीमेटली अदी फ़रियाल तौरपुर और किन किन ज़रदारी ख़ानदान के जो है वो लोगों के अकाउंट में पैसे आए, सदक़े के बकरे तक तो ये करप्शन के पैसों से लेते रहे हैं। तो और तो फिर बाकी बात आप छोड़ दें। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भी आजकल कुफारा अदा कर रहे हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने जब बताया कि बिलावल भुट्टो ने वहाँ जाकर कहा कि जनाब हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये बात आकर जब बता दी उन कामरान मुर्तज़ा साहब ने वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, और दूसरी ये बात भी बता दी कि बिलावल भुट्टो ने हमें कहा कि हम तो मजबूर हैं, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली शिक है आप रोला डालें ताकि ये शिक निकल जाए। और साथ बिलावल वगैरह ने ये भी जाके कहा मौलाना को कि आप रोला डालें कि मुसवदा दो ताकि आपके बहाने हमें भी मिल जाएगा। औकात आपकी ये है कि आपको मुसवदा तक दिया नहीं है। तो अब बिलावल कुफारा इस तरह से अदा कर रहे हैं कि बिलावल कराची में भी गए, बलूचिस्तान भी गए, कोयटा भी गए, हर जगह जाके और लीड ले रहे हैं और बता रहे हैं मैं करवा रहा हूँ, हम करवा रहे हैं ये आईनी तरमीम। सिर्फ ये है कि अपने ऊपर, जैसे वो होता नहीं है कि जो कोई बड़े साहब गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के आगे कोई बंदा आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उनका जो एक वफ़ादार बहुत वफ़ादार मुलाजिम होता है, नौकर होता है, जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम होता है, तो वो पेश हो जाता है कि जी मुझसे एक्सीडेंट हुआ है, मैंने एक्सीडेंट किया, और मालिक उसको कहता है कि तुमने अपने ऊपर लेना। और वो मालिक का जो किया हुआ एक्सीडेंट होता है, जो मालिक का किया हुआ कत्ल होता है, वो कत्ल अपने सर ले लेता है ग़ुलाम जो होता है, नौकर जो होता है, चपरासी जो होता है। तो ये वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। तो सिर्फ वो टीवी चैनलों पे आके ख़ुद इंटरव्यूज़ दे के हर चैनल पे मतलब बिलावल भुट्टो ने पिछले यानी 2 साल में इतने इंटरव्यूज़ नहीं दिए जो पिछले 2 हफ्तों में बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यूज़ और टीवी के ऊपर बिपर जो हैं वो दे दिए। और बिलावल पिछले 2 साल में इस तरह से बारों में नहीं गए होंगे और विजिट्स नहीं किए होंगे जितने 2 हफ्तों में उन्होंने किए हैं। सिर्फ क्या कि वो जो मालिक ने गाड़ी चढ़ानी है ना आइन की किताब के ऊपर और आइन के ऊपर, तो वो बिलावल कह रहे हैं कि नहीं मैं चढ़ाऊँगा, मैं ये इंसाफ का कत्ल और अदालत का कत्ल और इस जो अदालत की आज़ादी जो 25 अक्टूबर के बाद और गैर जानिबदारी के जो इम्कानात हैं और उसका जो कत्ल है, बिलावल वो अपने सर ले रहे हैं कि मैं करूँगा वो कत्ल, मैं हूँ वो बंदा जो कत्ल कर रहा हूँ। तो ये बिलावल साहब सिर्फ ये कर रहे हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो अब नहीं जा रहे इस हफ्ते, और इम्कानात हैं कि 7 या 8 तारीख को आइनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी। और दूसरा ये है कि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब को कहा गया कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी है जाने में तो कहीं काजी फाइज़ ईसा को कि वो जल्दी फैसला सुनाए 63A वाला, और कल ही सुना देता तो वीकेंड पे हम ये कर लेते। तो अभी भी मियाँ साहब को ये इतलात आ रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद अपने एक हवारी के ज़रिए, जिसने पहले काजी फाइज़ ईसा साहब से खुफिया मुलाकातें की थी, उनकी काजी साहब को बताया गया था कि आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ये वारदातें डाल रहे हैं। तो मियाँ साहब इतलात हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ साहब को वो हवारी दोबारा रब्ता करेगा काजी फाइज़ साहब से और उनको ये कहेगा कि आप जुमे तक हर सूरत में ये फ़ैसला सुना दें, ताकि जुमे वाले दिन आप फ़ैसला सुनाएंगे तो ताकि एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये आइनी तरमीम जो है वो पेश कर दी। और ज़ाहिर है काजी साहब को ख़ुद भी इसमें काजी साहब का इंटरेस्ट है